साल 2018 का सूर्य अस्त हो रहा है। उधर 2019 के नए वर्ष का जगमगाता सूर्य अपनी किरणें बिखेरता हुआ उभर रहा है। अंधेरा छट रहा है और रोशनी फैल रही है। अगर हम बीते साल पर एक निगाह डालें और फिर आने वाले साल में भविष्य को टटोलें तो ऐसा ही आभास होता है कि देश में छाया अंधेरा छट रहा है और भारतवर्ष में नए साल के उदय पर नई उम्मीद की किरण फूट रही है। साल 2014 में भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय ने देशवासियों में एक नई उम्मीद जगाई थी। सबका साथ सबका विकास जैसे नारे के साथ मोदी ने देश की एक बड़ी आबादी का मन छू लिया था। तभी तो साल 1989 के बाद से पहली बार कोई पार्टी पूर्ण बहुमत पर पहुंच पाई। भारतवासियों के मन में कहीं ना कहीं ये विचार था कि मोदी जी देश और जनता के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। हालांकि देश का एक बड़ा वर्ग संघ और बीजेपी की विचारधारा के कारण मोदी उदय से विचलित था। लेकिन चुनावी प्रचार में जबरदस्त मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रचार के जरिए बीजेपी मोदी के नेतृत्व में सत्ता के शिखर पर पहुंच गई। परंतु सबका साथ सबका विकास का नारा देकर चुनाव जीतने वाली मोदी और उनके सहयोगी ये समझ बैठे कि देश में उनको हिंदुत्व विचारधारा लागू करने का जनादेश दे दिया है। नतीजा ये हुआ कि जल्द ही देश में गौरक्षकों और विभिन्न संगठनों के द्वारा आतंक फैलाना शुरू कर दिया गया। भारतवर्ष में मॉब लिंचिंग जैसी बर्बर घटनाओं का चलन हुआ। एक और सामाजिक आतंक तो दूसरी ओर संविधान और सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और आरबीआई जैसी संस्थानों पर सोच समझकर प्रहार हुआ। उधर देश की अर्थव्यवस्था मनमाने ढंग से चलाने का प्रयास हुआ। कभी नोटबंदी, कभी सोचे समझे बिना जीएसटी जैसे कदम उठाए गए, जिसने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी। सामाजिक विषमता, बेरोजगारी, कारोबार ठप, साथ ही देश की राजनीतिक दिशा और दशा बदलने का प्रयास जैसी स्थिति ने भारत के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। भारत सदियों से मध्यवर्गीय देश है। यहाँ लोकतंत्र की प्रथा भी कोई नई नहीं है। पीपल के पेड़ों और चौपालों में पंचायती फैसले हमारे डीएनए में है। नोटबंदी की मार सहने के बाद लोगों में राजनीतिक बदलाव की सोच जन्म लेने लगी। इसीलिए तो 2019 आते आते परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी। इसका सबसे पहला एहसास गुजरात चुनाव के समय हुआ। गुजरात को लगभग 2 दशकों से हिंदुत्व की प्रयोगशाला और मोदीगढ़ माना जाता था। गुजरात चुनाव बीजेपी हारते हारते बची। जिग्नेश, अल्पेश और पटेल ने मोदी के खिलाफ जो गुजरात में आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेतृत्व कर यह सिद्ध कर दिया कि मोदी अपराजित व्यक्तित्व नहीं है। बस फिर क्या था, देखते देखते कर्नाटक में राहुल और विपक्ष का तालमेल रंग लाया और 2018 में कर्नाटक की ओर बढ़ते बीजेपी के कदम रुक गए। इस तरह मोदी शाह का दक्षिण फतह करने का सपना तो टूटा, साथ ही ये भी तय हो गया कि नरेंद्र मोदी को 2019 में पछाड़ा जा सकता है। साल 2018 के पिछले 6 महीने में मोदी भारतीय क्षितिज पर अकेले नहीं थे। राफेल घोटाला और जनता में बढ़ते आक्रोश के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी साए की तरह नरेंद्र मोदी का पीछा कर रहे थे। 2018 का सूर्य अस्त होने से पहले ही राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया कि वो हिंदी पट्टी, जिसे नरेंद्र मोदी और भारत का मुकुट माना जाता था, वो हिंदी पट्टी अब उन्हीं मोदी को सिंहासन से उतारने के लिए तैयार है। अब 2018 की समाप्ति में केवल कुछ दिन बचे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में ये चर्चा है कि अगर बीजेपी केंद्र में अगली सरकार फिर बनाती है तो उसके प्रधानमंत्री मोदी होंगे या गडकरी। स्वयं बीजेपी में मोदी के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई। फिर देश में मोदी के खिलाफ लहर के आसार दिखने लगे हैं। इस संदर्भ में 2018 एक ऐसा साल है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इस साल के अंत तक देश में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए। लेकिन 2019 कोई 2014 नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी एक दशक के शासन के बोझ से एक थकी हारी पार्टी हो चुकी थी। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ विपक्ष को साथ लेकर मोदी से लोहा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। और 2018 के चुनावी नतीजे भी यही बता रहे हैं कि मोदी से भारत का मन भर चुका है। और 2018 के चुनावी नतीजे भी यही बता रहे हैं कि देश अब मोदी का विकल्प तलाशने के लिए छटपटा रहा है। ऐसे में 2019 में भारत एक बार फिर नए राजनीतिक अर्थों में नई राजनीतिक विचारधारा के साथ नए राजनीतिक रंग में ढलता हुआ नजर आएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो साल 2014 लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता पर संभालने के बाद पीएम मोदी के चेहरे और अमित शाह की रणनीति के दम पर बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती चली गई। लेकिन साल के आखिरी महीने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को 5 बड़े झटके लगे, जिनमें भारत के मानचित्र में कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता का नक्शा बदलता दिखाई दिया।
साल 2014 लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और अमित शाह की रणनीति के दम पर बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती चली गई। देखते ही देखते महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया। बिहार में जेडीयू और नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ गठबंधन कर बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। मेघालय में मात्र 2 विधायकों के साथ बीजेपी ने सत्ताधारी गठबंधन बना डाला। 2017 के अंत में कड़ी टक्कर के बावजूद गुजरात में बीजेपी ने सत्ता बचा ली और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। इस प्रकार बीजेपी ने 22 राज्यों में या तो अपने दम पर सत्ता हासिल कर ली या वो गठबंधन कर सत्ता पर काबिज हो गई। 2018 में बीजेपी को पहला बड़ा झटका कर्नाटक में लगा, जहां वो सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता से बाहर हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवा दी। आइए जानते हैं साल 2018 में कैसे बदल गया कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता का नक्शा। त्रिपुरा में पहली बार खिला कमल। 2013 विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, लेकिन 5 साल बाद 2018 विधानसभा चुनाव में वो कुल 60 विधानसभा सीटों में से 36 पर जीत कर आई और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। सीपीएम के नेता माणिक सरकार लगातार 16 साल त्रिपुरा के सीएम रहे, लेकिन 2018 में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद विप्लव कुमार देव को प्रदेश का सीएम बनाया। मेघालय में हार गई कांग्रेस। मेघालय में 21 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, जबकि केवल 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने गठबंधन कर सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार। नागालैंड में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 59 पर 2018 में चुनाव हुए। बीजेपी को यहाँ 12 सीटें मिली, जबकि नेशनल पीपल्स फ्रंट ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने अपने गठबंधन साथी एनपीएफ को छोड़ दिया और एनडीपीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। कर्नाटक ने दिया बीजेपी को पहला झटका। बीजेपी को साल 2018 में सबसे बड़ा झटका कर्नाटक में लगा। यहाँ 224 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें बीजेपी 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं कांग्रेस को 78 सीटें मिली, जबकि जेडीएस को 38 सीटें मिली। बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी। कर्नाटक में सरकार गठन के लिए बीजेपी को 113 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस दोनों दलों ने ऐसी रणनीति बनाई कि येदियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर सके। बाद में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 15 साल बाद मारी बाजी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हुई। 230 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में किसी को भी बहुमत नहीं मिला। बेहद कड़े मुकाबले में कांग्रेस को यहाँ 114 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं बीजेपी 109 सीटें ही पा सकी। कांग्रेस को बीएसपी की 2 और सपा की 1 का समर्थन मिल गया, जिसके बाद कमलनाथ सीएम बने और कांग्रेस ने राज्य में आसानी से सरकार गठित कर ली। राजस्थान में सत्ता में आई कांग्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कुल 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए। बहुमत के लिए यहां पर 101 सीटों की जरूरत थी। यहां भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वो 99 सीटों के साथ बहुमत से इंच भर दूर रह गई। बीजेपी 73 सीटें पाकर कांग्रेस से काफी पीछे थी, इसलिए कांग्रेस को यहां भी सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार गठित कर ली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सूबड़ा साफ। साल 2018 में कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें बीजेपी की सबसे बुरी हार छत्तीसगढ़ में हुई। यहाँ कांग्रेस ने न केवल पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, बल्कि बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। यहाँ कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। अन्य को यहाँ 7 सीटों पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 2018 से पहले 3 बार चुनाव हुए और तीनों में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत उसे कभी नहीं मिला जैसे 2018 में कांग्रेस को मिला। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार गठित की है। तेलंगाना में टीआरएस के हाथ लगी बाजी। 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी का कोई खास आधार नहीं है।
कांग्रेस आंध्र प्रदेश में मजबूत रही, लेकिन अलग तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 में न तो बीजेपी के हाथ कोई खास उपलब्धि आई और न ही कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाई। यहाँ पर टीआरएस ने जीत का परचम लहराया। टीआरएस को तेलंगाना में 88 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस और टीडीपी को 21 सीटें मिली। बीजेपी यहाँ 1 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि अन्यों को 9 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। मिजोरम में कांग्रेस ने गंवाई सत्ता। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 के परिणाम एग्जिट पोल के एकदम उलट आए। यहाँ मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई गई थी, लेकिन जब नतीजे आए एमएनएफ क्लियर कट विनर बनकर उभरी। एग्जिट पोल में जिस कांग्रेस को 16 से 20 सीटों के आसपास दिखाया गया था, उसे केवल 8 सीटों पर ही जीत मिली। तो इस तरह साल के आखिरी महीने में बीजेपी की दशा कुछ इस तरह उभर कर आई और भारत के मानचित्र में कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता का नक्शा इस तरह बदल गया। अब आगे की तस्वीर तब सामने आएगी जब 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। भगवा रंग, इस रंग से हम सभी वाकिफ हैं और वाकिफ भी क्यों ना हो। 2014 से भगवा रंग सत्ता पर इस कदर चढ़ा कि हर शब्द भगवा हो गया, लेकिन कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है। ठीक वही होता नजर आया। बीजेपी का 2014 में चढ़ा भगवा रंग 2018 तक फीका पड़ता दिखा। चलिए शुरुआत करते हैं रंगों की राजनीति के साथ। साल खत्म होने वाला है और 2019 एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। लेकिन अभी बात करते हैं रंगों की राजनीति ने कैसे भगवा रंग को फीका भी कर दिया और अब 2019 में देखने को लेकर दिलचस्पी भी बढ़ा दी है कि क्या एक बार फिर भगवा रंग चढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी हां, भारत की राजनीति में रंगों की बड़ी ही भूमिका है। यहाँ भगवा, हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी समेत सभी रंग किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा या आंदोलन के प्रतीक बन गए हैं। लेकिन बात करें अगर बीजेपी की, तो 2014 के जिस जोश के साथ बीजेपी ने देश को भगवा करने की ठानी थी, वो जोश धीरे धीरे फीका पड़ता गया। कांग्रेस का सफाया करने का दावा भरने वाली बीजेपी को 2018 एक बड़ा झटका दे गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनावों को लेकर, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का 2014 के लोकसभा चुनाव में अहम रोल था। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में इन तीनों राज्यों की जनता ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में वोट किए। इन तीनों राज्यों के कुल 65 लोकसभा सीटों में से 62 पर 2014 में कमल खिला था। लेकिन आखिर पिछले 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो जनता ने अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नकार दिया है। पिछले 15 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज कर रही थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को साल का एक बड़ा झटका दे दिया। तीनों राज्यों में बीजेपी की हार 2019 चुनाव के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हिंदी भाषी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। जानकारों का कहना है कि लोगों में राज्य सरकार के साथ साथ मोदी सरकार से भी उम्मीदें काफी थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। जानकार इस हार के पीछे एक नई वजह बता रहे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों की बात की जाए तो किसानों की नाराजगी, नोटबंदी, जीएसटी का असर, बेरोजगारी, केंद्र राज्य में तालमेल की कमी, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ी और कांग्रेस ने 2018 में बीजेपी के रंग में भंग डालने का काम किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से बीजेपी सत्ता में थी। एक तरफ यहाँ की एक पीढ़ी ने जन्म से लेकर अब तक बीजेपी की सरकार ही देखी, जिससे वो अब बदलाव चाहते थे। ऐसे में सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं होने के बावजूद बड़े तादाद में लोगों ने बदलाव के लिए वोट किए। जानकारों की माने तो लोग बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश हैं, लेकिन उन्होंने बदलाव के लिए एक बार कांग्रेस को वोट किया। जबकि राजस्थान में वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जोरों पर थी। लोग वसुंधरा के काम करने के अंदाज से नाराज थे और आज उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। यानी जनता ने बदलाव का मूड बना ही लिया है और कांग्रेस में एक बार फिर जान फूंक दी। वही जिस तरह से 2019 को लेकर हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और 2019 में जीत का दावा कर रही है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनावों से मिली हार से सबक लिया है। क्या कांग्रेस का मनोबल इतना तो नहीं बढ़ा कि बस खुशी में कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई है। चलिए, ये तो नया साल ही बताएगा कि किस पार्टी का राज तिलक होगा और कौन जीत का स्वाद चखेगा।
स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, कौन जाने कि आखिर कब क्या हो जाए, और ऐसा हुआ कुछ मेघालय में। किस्सा है 6 मार्च का, जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे। जब हौसले ऊंचे हो तो सफलता भी आपके कदम को चूमती है। संभव भी असंभव हो जाता है, विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं, सब कुछ आसान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, और समय मेघालय विधानसभा चुनाव की। जरा याद करें उस वक्त को जब मेघालय में विधानसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर 21 सीटों में जीतकर अपना परचम लहरा रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी बनी थी जिसे जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे। लेकिन मानो कांग्रेस की खुशी बस चंद समय की ही हो, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी रणनीति बना रही थी कि कैसे अपने इस हार को जीत में बदलना है और कैसे कांग्रेस की जीत को हार में, कैसे राज्य में तख्ता पलट करना है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी को राज्य में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने तख्ता पलट करते हुए कांग्रेस को हार थमा दी और मानो कांग्रेस के हाथ से जीत छीन ली हो। चलिए आपको जरा पीछे ले चलते हैं। हम बात कर रहे हैं तारीख 6 महीना मार्च साल 2018, जब बीजेपी ने कांग्रेस को पटकनी देते हुए एनपीपी, यूडीपी, पीडीएफ, एचएस, पीडीपी और निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें 19 विधायक एनपीपी के, 9 यूडीपी के, 4 पीडीएफ के, 2 एचएस पीडीपी के और 2 विधायक बीजेपी की ओर से और 1 निर्दलीय विधायक शामिल थे। कांग्रेस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस 21 सीटें जीतकर भी मेघालय में सरकार नहीं बना पाए और अपनी आंखों के सामने से सत्ता जाते हुए देख रही थी। महज 2 विधायकों के दम पर भाजपा ने सरकार बनाई, तो वहीं कांग्रेस 21 विधायक होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई। और 6 मार्च को कॉनराड संगमा ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए राज्य में गठबंधन की सरकार बनाई थी। जिस तरह से मेघालय में तख्ता पलट हुआ, शायद इसी को कहते हैं राज और नीति, राजनीति। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। 2014 चुनाव के बाद बीजेपी लगातार राज्यों में सरकार बनाती चली गई। 21 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बीजेपी का सपना था दक्षिण के राज्यों में भी वापसी करे। मौका था कर्नाटक चुनाव का, लेकिन हाल क्या हुआ देखिए। लहर तो आपने सुनी होगी, देखी होगी और समझी भी होगी। ये लहर ही थी जिसने बीजेपी को 21 राज्यों तक पहुंचा दिया। कहीं लहर दिखी तो कहीं रणनीति। बात अगर दक्षिण की करें तो थोड़ा पीछे चलना होगा। कर्नाटक चुनाव का रंग गहराता जा रहा था। जैसे जैसे ये रंग गहरा रहा था, वैसे ही 2019 में होने वाले चुनाव की तस्वीर साफ होती जा रही थी। अगर अतीत के चुनाव को देखें तो 1 साल पहले ही माहौल बन जाता था। सरकारें वापस आती भी हैं और चली भी जाती हैं। इसलिए 2018 में होने वाले राजनीतिक घटना पर नजर रखना, राजनीतिक घटनाक्रम पर राष्ट्रीय परिवेश से चर्चा करना और उसकी बारीकियों को समझना बेहद जरूरी हो गया था। कर्नाटक चुनाव के जरिए 2019 के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा था। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार होगी या जीत? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी इस चुनाव को जीतकर दोबारा कांग्रेस की मुहर लगवा पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या कर्नाटक चुनाव वाकई देश की सियासत बदल सकता था? माना जा रहा था कि गुजरात के बाद राहुल के लिए कर्नाटक चुनाव सबसे बड़ा इम्तिहान था। आगे बढ़ने से पहले कर्नाटक का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक भारत का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। बात करें 2013 विधानसभा चुनाव की तो 224 सीटों में से 120 कांग्रेस ने जीती थी। वहीं बीजेपी के खाते में 44 और जनता दल सेक्युलर के पास 40 सीटें थी। देखा जाए तो 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी उस वक्त 22 राज्यों में शासन कर रही थी। यहां तक कि असम और त्रिपुरा जीतने और उत्तर पूर्वी राज्यों में सरकार बनाकर वो पूरे भारत में छा गई थी। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। यहां अभी बीजेपी को अपना झंडा लहराना बाकी था। यही वजह थी कि बीजेपी के लिए कर्नाटक बेहद महत्वपूर्ण था।
2014 में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस का दायरा धीरे धीरे सिमटता जा रहा था। उस वक्त फिलहाल देश के 4 राज्यों कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और मिजोरम में भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के लिए चुनाव कितना खास था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि कभी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार न करने वाले यूपीए सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह खुद कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इतना ही नहीं, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी खुद कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतर गई थी। पंजाब के बाद कर्नाटक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। इसके अलावा कर्नाटक से सोनिया का भी खास नाता रहा है। जब सोनिया ने सियासत में कदम रखा तो 1999 में हुआ पहला चुनाव उन्होंने अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी लोकसभा सीट से लड़ा था। उस वक्त बीजेपी ने बेल्लारी सीट से सोनिया के सामने नेता सुषमा स्वराज को मैदान में उतारा था, लेकिन सोनिया ने सुषमा को करारी हार दी और सांसद बनी। कर्नाटक चुनाव को भी 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है तो 2019 के गठबंधन पर भी इसका असर पड़ेगा। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव में जिस तरह कांग्रेस के साथ के बिना सपा ने वहां जीत हासिल की, तो ऐसे में पार्टियां 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने से पहले कई बार सोचेंगी। वहीं अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती तो उसको सीधे सीधे इसका मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता। 224 सदस्यीय विधानसभा में 222 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, कर्नाटक प्रज्ञावंत जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में एक सीट आई थी। नतीजे आने के बाद से ही जो सियासी घमासान शुरू हुआ उसका कम से कम एक दिन के लिए पटाक्षेप हो गया था और बीजेपी विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले ली थी। लेकिन उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने रणनीति चली और एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री की सीट मिली। सियासी लिहाज से बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।